हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे मौर्य वंश से संबंधित जो है ना जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ऑल PYQ ऑफ UPSSC एग्जाम। ठीक, तो प्लीज़ इफ़ यू थिंक दिस इज वीडियो इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो इज नॉट फ्रूटफुल तो फिर आप जो है ना सब्सक्राइब मत करना। ठीक, सिंपल है, क्योंकि मांगने से इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है भीख के सिवा। किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके लायक बनो। जब बन जाओगे ना तो बिना मांगे चीज़ें मिल जाती हैं और मांगने से कुछ नहीं मिलता। खैर छोड़ो, आगे बात करते हैं। मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में जो है प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है वह मूल रूप से जो है किस देश के थे। ठीक, तो मूल रूप से आपके ग्रीस के। किसके थे? ग्रीस के। ठीक, मेगास्थनीज जो है ना मूलतः ग्रीस का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत बनकर, ठीक है ना, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका। यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद कर लो। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना, और सेल्यूकस निकेटर के बीच में हुआ था युद्ध। ध्यान से सुनना, ठीक है ना। सेल्यूकस निकेटर हार गया था, फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री को चंद्रगुप्त के साथ विवाहित कर दिया। ठीक है, फिर ये दोनों हो गए रिश्तेदार। और फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपने राज्य के 4 प्रांतों को जो है ना दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। ठीक, ये कहानी इतनी हुई। ठीक, इसके साथ सेल्यूकस निकेटस का एक राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो है भारत में आया था, ठीक है ना, और मेगास्थनीज ने भारत के दर्शन किया, ठीक है ना, कई जगह घूमा था। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। और इंडिका में मेगास्थनीज ने भारत को 7 भागों में बांटा था, जिसमें भारत की संस्कृति, शिक्षा, समाज, इस प्रकार से 7 वर्गों में बांट के और भारत का जो है ना वर्णन किया था। ठीक, यानी कि भारत के बारे में उसने लिखा था कि भारत जो है किस प्रकार का देश है, उसकी संस्कृति क्या है, जो है ना समाज कैसा है, ठीक, राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वो सारी की सारी चीज़ें लिखी थी। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। देखो, मेगास्थनीज का राजदूत था आपका, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज की पुस्तक थी इंडिका। और सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया था। सेल्यूकस निकेटर हार गया था और फिर सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य की लड़की के साथ, चंद्रगुप्त के साथ जो है ना, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। ठीक, फिर सेल्यूकस निकेटर ने अपने राज्य के जो 4 प्रांतों को और चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इंडिका जो पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी, तो इंडिका में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में बांटा था। ठीक, इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली जो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस जो है कौन सी भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी संस्कृत भाषा में। इम्पोर्टेंट है, विशाखदत्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक है मुद्रा राक्षस। ठीक है, और इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत। ठीक, देखो, प्राचीन काल में एक तो संस्कृत भाषा जो है ना इम्पोर्टेंट थी, एक पाली भाषा इम्पोर्टेंट थी। ठीक है ना, यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तमिल, तेलुगु ये बाद की भाषाएं। तो मुद्रा राक्षस जो है संस्कृत में लिखी गई। और प्राचीन काल में कोई भी ऐसा विवरण जो समाज के लिए एक सूचना मात्र का काम करेगा, ठीक है ना, यानी कि समाज में जो है ना वो प्रेषित करना जरूरी है, तो वह जनरली पाली भाषा में लिखा गया। उसका रीजन क्या है? उस टाइम पे संस्कृत लोग जो है ना, उस टाइम पे अभी जाति के आधार पे, यानी कि वर्ण के आधार पे समाज बटा हुआ था। ठीक, तो जो बड़ी जाति या बड़ी वर्ण के लोग थे वो संस्कृत भाषा का यूज करते थे, और जो छोटे लोग थे, ठीक, यानी कि जाति और वर्ण के आधार पर छोटे लोग थे, वो पाली भाषा का यूज करते थे। ठीक, तो पाली भाषा का यूज करने वाले लोग जो छोटी जाति के थे, छोटे वर्ण के थे, उनमें कोई संदेश भेजना है तो वो इस पाली भाषा का यूज कर रहे हैं, तो पाली भाषा में लिखा हुआ संदेश ही तो पढ़ पाएंगे, इसलिए पाली भाषा का यूज किया जाता था उन संदेशों को समाज में भेजने के लिए। ठीक, और वहीं कोई किताब लिखी गई है जिसको केवल उच्च जाति के लोग पढ़ें, ठीक, तो वो किताब जो है जनरली संस्कृत भाषा में लिखी जाती थी। अब इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे मुद्रा राक्षस पुस्तक लिखी गई है विशाखदत्त के द्वारा संस्कृत में। ठीक, वही बात करें आपके
अशोक के द्वारा जो शिलालेख खुदवाए गए थे वो आम जनता को संदेश भेजने के लिए लिखाए गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए अशोक ने वो जो शिलालेख थे उनमें से मैक्सिमम शिलालेख पाली भाषा में लिखे गए थे, और जिसकी लिपि थी ब्राह्मी, ठीक है, लिपि ब्राह्मी थी और भाषा कौन सी थी, पाली। ठीक, आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा का एक नाटक है। इसे जो हिंदी में अनुदूत यानी कि अनुवादित करने का श्रेय भारतेंद्र हरिश्चंद्र को प्राप्त है। ठीक, इस ग्रंथ में जो है ना, इस ग्रंथ से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो है विस्तृत सूचना प्राप्त होती है, और नाटक में चंद्रगुप्त को जो है विरसल या जो कुलहीन कहा गया है। ठीक, और नेक्स्ट कह रहा है ढुंडी राज ने जो है मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। ढुंडी राज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। ठीक, मुद्रा राक्षस ओरिजिनल संस्कृत में लिखा गया है, विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक, मुद्रा राक्षस का अनुवाद किया भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। ठीक, और मुद्रा राक्षस में जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य को विरसल या कुलहीन कहा गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने जो है ना मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया था। किसने दिया था? यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने, ठीक है ना, मौर्यों के नगर प्रशासन का। और किस पुस्तक के माध्यम से दिया था? दैट इज इंडिका। ठीक, मेगास्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन देखने को मिलता है। इसके अनुसार यानी कि इंडिका के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन जो 30 सदस्यों वाली समितियों द्वारा होता था। इसकी कुल 6 समितियां होती थीं तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ठीक, मेगास्थनीज के अनुसार जो नगर पालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो किस संप्रदाय में बिंदुसार की रुचि थी। ठीक, तो आजीवक संप्रदाय में बिंदुसार की जो है ना रुचि थी। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न, दैट इज देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था अशोक, और तीनों ने जो है ना 3 विभिन्न धर्म को अपनाया था। ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था, और बिंदुसार ने जो है आजीवक धर्म को अपनाया था या आजीवक संप्रदाय को अपनाया था। वहीं सम्राट अशोक की बात करें तो सम्राट अशोक ने जो है ना बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को, और बिंदुसार ने आपका आजीवक संप्रदाय को, ठीक, और अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है मौर्य सम्राट बिंदुसार जो आजीवक धर्म में रुचि थी। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रो के डीज कहा है। ठीक, किसे कहा है? बिंदुसार को। विद्वानों के अनुसार अमित्रो के डीज का संस्कृत रूप होता है अमित्रघात। और नेक्स्ट कह रहा है भारतीय दर्शन और इतिहास के देवताओं के अनुसार जो आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलिपुत्र गोसाल ने की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना। आजीवक संप्रदाय के जो है ना संस्थापक थे मक्खलिपुत्र गोसाल, ठीक है ना। और आजीवक संप्रदाय को जो है ना मानने वाले या जो है फॉलो करने वाले थे बिंदुसार। ठीक, और यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को एक नाम दिया था अमित्र कोडीज। ठीक है, और इसका मतलब होता है अमित्रघात। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख जो है कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, वो है आपका 13वां शिलालेख। ठीक, कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख की से विस्तृत सूचना देखने को मिलती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद, ठीक, कब राज्याभिषेक हुआ? उसके 8 वर्ष के बाद, और 261 ईस्वी पूर्व में जो है ना कलिंग पर आक्रमण किया था। इस शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और जो पश्चाताप व्यक्त किया था। ठीक, 13वां शिलालेख था, और जिस वर्ष अशोक ने जो है ना राज्याभिषेक कराया, गद्दी पर बैठा, उसके 8 साल बाद जो है ना कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक, और जो गद्दी पर बैठा था वो 261 ईस्वी पूर्व में बैठा था। ठीक,
नहीं, 261 पूर्व में जो है ना 8 साल बाद 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण हुआ था। 261 में से जब 8 साल हम घटा देंगे तब होगा। ठीक, खैर आगे बात करते हैं। अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग पूर्वी प्रांत ठीक की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी आपकी तोसली। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी तोसली उड़ीसा थी। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में जो है ना उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय जो है ना केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो जो केंद्र नहीं था वो था आपका इंद्रप्रस्थ। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है वो देख लो। यहाँ पे बात की जा रही है अशोक के शिलालेख अभिलेखों में या शिलालेखों में जो है मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम लिखे गए। ठीक, जैसे बात करें उत्तरापथ ये प्रांत है, इसकी राजधानी है तक्षशिला। ठीक, तक्षशिला राजधानी। अवंती रट्ट इसकी राजधानी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी है तोसली और दक्षिणापथ की राजधानी है सुवर्णगिरी। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी है पाटलिपुत्र। प्राच्य या पूर्वी प्रदेश की राजधानी पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और कलिंग की राजधानी है तोसली और अवंती रट्ट की राजधानी है उज्जैनी। उत्तरापथ की राजधानी आपकी तक्षशिला। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? ठीक, तो ये है आपका कामरूप। कामरूप असम में पड़ता है, यानी आधुनिक असम उस समय कामरूप कहलाता था। ठीक, बाकी कश्मीर, कर्नाटक और गुज्जर ये तीनों प्रांत जो है ना अशोक के साम्राज्य के अधीन थे। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ठीक, तो सहबाजगढ़ी जो शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का नहीं प्रयोग किया गया था। बाकी सारनाथ धौली में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक, अशोक के 14 बृहद शिलालेख विभिन्न राजकीयाएँ यानी कि शासनादेश, ठीक है ना, हैं जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक के सहबाजगढ़ी और मानसेरा अभिलेख अन्य लेखों के विपरीत खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं जो ईरानी अरामेक से उत्पन्न हुई थी। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है? तो ये है 13वां शिलालेख और 13वां शिलालेख में ही अशोक ने जो ना कलिंग युद्ध के बारे में बात की है। ठीक, अशोक के प्रधान शिलालेखों जिसमें 13वें शिलालेख जो है ना सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें अशोक के कलिंग विजय राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद का जो वर्णन देखने को मिलता है। इसकी तुलना धम्म विजय को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान है आपका स्तंभ। ठीक, मौर्य काल का सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभों को माना जाता है जिनमें अशोक द्वारा धम्म के प्रचार के लिए स्थापित कराए गए एकाश्म स्तंभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अशोक के एकाश्म स्तंभों का जो है सर्वोत्कृष्ट नमूना सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष है। ठीक, कौन सा है? सारनाथ का सिंह चतुर्मुख, ये वही अशोक चिन्ह दो देखने को मिलता है ना, वही। ठीक, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष डैश एक स्तंभ पर है। ठीक, तो वो किस पे है? वो सारनाथ का एक स्तंभ है और उसके ऊपर इस प्रकार से बना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सम्राट अशोक एक स्तंभ सारनाथ में स्थित है जिसे जो है अशोक महान ने बनवाया था। सारनाथ स्थित स्तंभ के शीर्ष पर जो 4 शेर बैठे हैं और शेर की पीठ एक दूसरे से सटी हुई है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है सारनाथ के अशोक स्तंभ को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है और सिंह चतुर्भुज स्तंभ के जो है निचले भाग में स्थित चक्र को भारतीय तिरंगे के मध्य में रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मौर्य अर्थव्यवस्था का जो है मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी? तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर जो है निर्भर थी। ठीक, यहाँ इम्पोर्टेंट है, ये देख लेते हैं। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थी। भूमि कर जिसे जो है भाग कहा जाता था
यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि मौर्य जो है ना काल में भूमि कर को किस नाम से जानते थे? भाग के नाम से जानते थे। राजस्व का प्रमुख स्रोत था और यह उत्पादन का 1/6 होता था, यानी कि उत्पादन का 1/6 लगता था। ठीक, 60 किलो हुआ तो उसका जो है करीब 6 किलो, ठीक नहीं 10 किलो जो है ना वो देना पड़ेगा कर के रूप में। ठीक, आगे बात की जा रही है देवनाम प्रिय जो है ना किसे दिया गया था? ठीक, देवनाम प्रिय अशोक को दिया गया था। ठीक, अशोक का दूसरा नाम था देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय देवनाम प्रिय, ठीक है ना। मौर्य सम्राट या मौर्य शासक अशोक को कहा जाता था, अशोक को पियदस भी कहा जाता था। अशोक का नाम मास्की, गुर्जरा, नेतुर, उडयगोलम के अभिलेखों से मिलता है। अशोक को धम्म, नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। ठीक, अशोक के 2 नाम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक है पियदसी और एक है देवनाम प्रिय। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन सा वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रिय और पियदसी? वे तो सम्राट अशोक है। ठीक, आगे अच्छा यहाँ पे ये खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक।